देखिए पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे यहाँ तक कि रसायन विज्ञान में एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, परमाणु से रिलेटेड बातचीत हम लोग स्टडी कर लिए थे। परमाणु के स्थायी मौलिक कण कितने होते हैं ये सभी चीज बता दिया गया था कि स्थायी मूल कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अस्थायी मूल कण जो होते हैं वो पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो होता है। अस्थायी मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, कब किया। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है पूरा का पूरा कंप्लीटली रूप से बता दिया गया था। आज हम लोग कुछ इसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा चीज। देखिएगा इसके आगे पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है बाबू परमाणु संरचना। देखिए परमाणु संरचना में बताया जाता है क्या चीज, इसके बारे में जरा समझते हैं और देखते हैं। यहां पे आपको बताया गया कि पिछले क्लास में ही बताए थे हम कि अगर बात किया जाता है परमाणु संरचना का, तो परमाणु संरचना का आकार जो होते हैं, ये परमाणु संरचना का अगर हम आकार की बात करते हैं तो परमाणु संरचना का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब जब इसका स्ट्रक्चर गोल बनेगा तो आप बताइए कि इसके बीच में केंद्र होता है। केंद्र होता है नाभिक। इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं नाभिक। यहाँ पे प्लस साइन से इसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका नाभिक। नाभिक में बताया गया था आप लोग को कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है इसका कि जो आपके पास यहाँ पे दिखा हुआ है कि परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित होते हैं, या परमाणु के नाभिक की उपस्थिति परमाणु के अंदर कहाँ होता है, तो आप क्या बताइएगा कि नाभिक की उपस्थिति परमाणु के केंद्र में उपस्थित होते हैं। दूसरा चीज है कि परमाणु के नाभिक का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, तो पिछले क्लास बताए थे कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन था? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये आपका खोज किया था। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसका? ये परमाणु के नाभिक को। अब बताइए परमाणु के नाभिक में क्या क्या कौन कौन से मौलिक कण की उपस्थिति होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होते हैं। यानी कि यहाँ पर नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होते हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक ना, बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में कौन सा ऐसा मौलिक कण है जो घूमते रहता है, तो कौन सा ऐसा मौलिक कण घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक ना। अब देखिए फिर यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं कि ये वाला जो आपको दिख रहा होगा कि परमाणु के चारों तरफ स्थित कक्षाओं के क्रमशः KLMN के नाम से जाना जाता है। K N सबसे बाहरी कक्षा है। इस प्रकार से कुछ बताते हैं, समझिएगा। इसको हम अपने तरफ से कुछ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये कुछ बातें हैं, इसको यहाँ पे पहले समझिए। एक प्लांक थ्योरी है, ठीक है, प्लांक थ्योरी है। प्लांक थ्योरी, प्लांक का सिद्धांत, प्लांक का सिद्धांत। प्लांक का सिद्धांत में बताया गया कि 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो प्लांक का सिद्धांत में 2n स्क्वायर, जहां पे n बराबर ये बोलता है कि n का मतलब होता है कक्षा, n का मतलब कक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे हम लोग लेते हैं। यानी कि ये जो होते हैं कक्षा के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और ये कक्षा उतना ही लिया गया जितना नंबर ऑफ पीरियड की उपस्थिति थी, नंबर ऑफ पीरियड की उपस्थिति थी। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है? 7 होता है। यानी कि आवर्त की संख्या कितना होता है? तो आवर्त की संख्या से 7 होते हैं। अब यही चीज को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताया गया है। देखिए ये बोला कि बीच में एक सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ 1 2 3 4
5, 6 और इस प्रकार से ये 7। यहां पे बोला गया कि ये तो आपके पास क्या चीज है, न्यूक्लियस। ये वाला पूरा पार्ट है न्यूक्लियस, इसको हम किसी और रंग से लिख देते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस। अब इसके आगे जो पार्ट है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है आपके पास K L M N O P Q, आगे तक लेते जाइए समझ में आ जाएगा। ये ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 7। अब इसको 2n स्क्वायर फॉर्मूला पे आप तोड़ोगे तो बताओ 2n स्क्वायर, अगर n के जगह पे हम 1 लेते हैं वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2, यानी कि यहाँ पे K में कितना इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम n के जगह पे 2 वैल्यू लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 के होल स्क्वायर 4, तो 4 और 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा नंबर वाला पे आ जाएगा 8। इसी प्रकार से अगर हम मान लिया जाए कि 2 मल्टीप्लाई 3 ऑर्बिट लेते हैं तो ये आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो यह तीसरा नंबर घर में आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 2 8 18 32, 50 72 और ये 7 है, 7 से 49 98 आ जाता है, 98 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये सभी में इतना ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। तो K L M N जो है ये ऑर्बिट का नाम दिया गया है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इस प्रकार से कुछ क्या है ऑर्बिट हमारे पास दिए गए हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि प्लांक का सिद्धांत के अनुसार 2n स्क्वायर एक फार्मूला दिया गया जहां पर n के वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 पुट करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें मिल जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, बात आता है इसके आगे कुछ अलग सा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कुछ और। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को जानना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है इसके बारे में समझिए। परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से जैसे बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं, देखिएगा परमाणु एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, अब ये जो परमाणु संख्या है इस परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। कोई आपसे पूछे परमाणु संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु संख्या कहलाता है, या तो फिर कहा जाता है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होते हैं वो परमाणु संख्या कहलाता है। यानी कि किसी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है वो टोटल कहा जाता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक ना, या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या जो होते हैं इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन तत्व, जैसे आपको पता है पिछले क्लास में भी बताए थे कि जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार कितना 1। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका होता है 23, होता है ना। तो कुछ इस प्रकार से बातों को बता दिया जाता है। तो परमाणु संख्या जो होता है वो बताया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपसे पूछ देता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होते हैं। 17 रहने का मतलब है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 17 हो जाते हैं, या तो फिर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाते हैं, तो 17 ही हो जाते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग क्या चीज कि किसी एटम में किसी एलिमेंट का जो प्रोटॉन की संख्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या चीज, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब आता है एटॉमिक मास पे, तो समझिए एटॉमिक मास क्या है।
एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक मास में समझना है क्या चीज, वो देखिए। कहा जाता है कि एटॉमिक मास की बात अगर हम लोग करें तो इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। एटॉमिक मास बोलिए, या तो ये जो द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है मास नंबर, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या का जो एक अलग नाम होता है, इसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कहते हैं जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान जब किसी एलिमेंट का, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का यहाँ पे तो ये एटॉमिक नंबर लिखाता है और यहाँ पे ये एटॉमिक मास लिखाता है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को A से डिनोट करते हैं। और यही तो होता था ना, A माइनस Z करते थे तो ये बन जाता था हमारा क्या चीज, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाते थे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या को जैसे ही घटाते थे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाता था। क्या गलत या सही? सही। अब देखिए, तो द्रव्यमान संख्या को या तो फिर कह सकते हैं एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको संकेत से सूचित किया जाता है ए से। इसका द्रव्यमान संख्या में कहा जाता है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिल करके ये बनाता है क्या चीज, द्रव्यमान संख्या। तो जहां पर प्रोटॉन की संख्या, अगर द्रव्यमान संख्या निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करेंगे तो हमारा द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। बात वही है कि नहीं है? जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि 23 और 11 होता है। इसमें आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या कितना कर देंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 23 में से 11 जाएगा 12। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ करके देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप जोड़ करके देखिए, प्रोटॉन का संख्या 11 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12, आ गया 23। तो यही जो 23 है ये आपका एटॉमिक मास आ जाता है। कोई दिक्कत? किसी भी एलिमेंट का आप चेक कर सकते हो। जैसे अब तुम्हारे पास मान लो कि एग्जांपल है क्लोरीन, तो क्लोरीन का 35 होता है एटॉमिक मास। इसमें खुद आप निकाल के देखो, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन, तो 35 में से 17 जाएगा, 35 में से 17 जाएगा, बच जाएगा 18। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके देखो तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त होगा क्या चीज, ए, यानी कि एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन की संख्या 17 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 18, जोड़ने के बाद 35 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। समस्थानिक एक चीज आपको देखने को मिलता होगा। समस्थानिक में कुछ कुछ चीज है जो आपको यहां पे बताते हैं, समझिएगा। यहां पे समस्थानिक को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में समस्थानिक होता क्या है। देखिए, आइसोटोप्स को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक को यहां पे समझेंगे। समस्थानिक एक्चुअली में होता क्या है। देखिए बाबू, ये जो दो शब्द है आइसो प्लस टोप से मिलकर के बना है, इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो कहने का मतलब होता है इक्वल, इक्वल कहने का मतलब बराबर, ठीक है। टॉप्स कहने का मतलब यहां पे हम लोग समझेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब कहा जाता है कि आइसोटोप्स एक प्रकार का घटना होता है, एक प्रकार का फिनोमिना होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये फिनोमिना होता है, एक प्रकार का फिनोमिना होता है। तो बताइए, इक्वल एटॉमिक नंबर हो, समान एलिमेंट का एक जैसा देखने में एलिमेंट हो, एक जैसा एलिमेंट देखने में हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, बराबर हो, एटॉमिक नंबर बराबर हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे लग जाता है लेकिन। क्या लग जाता है? लेकिन, यानी कि बट। लेकिन लगा, लेकिन यहाँ पे किस लिए लगता है कि परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार बराबर न हो। परमाणु भार बराबर न हो, परमाणु भार बराबर न हो, परमाणु भार बराबर न हो, यानी कि वैसा कोई तत्व जिसमें परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे मान लेते हैं समझने के लिए, देखिए एक एलिमेंट हमारा ए है, ए है, ए है, देखने में सब ए लग रहा है, ए है ही, इस सब का एटॉमिक नंबर एक 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 है। तो बताइए यहाँ पर एक एक रहने का मतलब कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सब का बराबर है, इसका इसका इसका। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 1 2 3 1 2 3, तो बताइए 1 2 3 लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? डिफरेंस। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? डिफरेंस। एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये इक्वल है, इक्वल एटॉमिक नंबर है, यानी बराबर एटॉमिक नंबर है। लेकिन यहां पर ये क्या हो जा रहा है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, यानी भिन्न परमाणु भार है, भिन्न परमाणु भार है। एटॉमिक वेट यहाँ पे करो वेट। तो बताइए ये किस प्रकार के घटना को बता रहा है? ये किस प्रकार की घटना को बता रहा है? तो ये समस्थानिक घटना को बता रहा है, ठीक ना, आइसोटोप्स घटना के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक घर में रहने वाला कोई एक बच्चा है, समझ गए? एक घर में 3 बच्चा रह रहे हैं, सबका मान लिया जाए कि एक मतलब एक ही क्लास में पढ़ रहा है, 1 क्लास 1 क्लास 1 क्लास। लेकिन एक बच्चा का वजन 20 किलो, एक बच्चा का वजन 30 किलो, एक बच्चा का वजन 12 किलो या 15 किलो। तो बताइए डिफरेंट वेट सबका क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है ना। इसका मतलब हो जाएगा कि एक ही घर का बच्चा है लेकिन एक ही उसका क्लास में सब पढ़ रहा है, लेकिन उसका वेट तीनों का क्या है? अलग अलग है, कोई का अलग, कोई का अलग, कोई का अलग। तो ये किस प्रकार की फिनोमेना को बताता है? तो ये बताता है आपका आइसोटोप्स को, ठीक है। तो आइसोटोप्स में आप एकदम हमेशा याद रखिएगा कि परमाणु संख्या बराबर होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु भार अलग अलग होता है। ऐसे क्वेश्चन दे भी सकता है, देता भी है कि कौन सी ऐसी घटना है जिसमें परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो आप बताइएगा कि परमाणु संख्या एक बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज? आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं आगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो समझने बुझने के लिए, नहीं तो फिर तो हम हइये हैं। देखो अब देखिए, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कुछ बता देते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन H, ये 3 H लिखा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 1 1, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंस आ रहा है। देखिए तो ये आइसोटोप्स को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? 1 2 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 1, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 3, इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटीरियम। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो प्रोटियम है, ये प्रोटियम हम लोग अपना केमिस्ट्री में जनरल रिएक्शन में यूज करते हैं, समझ गए? प्रोटियम का उपयोग यानी जिसका परमाणु भार 1 होता है वो समान रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। H2 जिसका एटॉमिक मास 2 है लिखा हुआ है, इसको ड्यूटीरियम का उपयोग हम लोग ये D2O के रूप में करते हैं, समझ गए? भारी जल का जो फार्मूला होता है तो भारी जल का सूत्र D2O के फॉर्म में होते हैं। और ये H3 जो आपके पास होते हैं ये आपके पास बहुत कम यूज होते हैं इसका, ठीक है।
तो अब बताइए, अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है आपके पास। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन के समस्थानिक, तो ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो ये सब चीज याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन का समस्थानिक, तो ऑक्सीजन का समस्थानिक 16 और 18 होता है, ये होता है 8। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का समस्थानिक 16 और कितना होता है 18। देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो आता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है, समझिएगा, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, यही चीज यहां पे बोला है कि समान परमाणु संख्या हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए रिपीट किया है कि हाइड्रोजन का अगर समस्थानिक की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज हम बताए अभी, है ना, 1 2, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का 16, 17 और 18 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। और हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं? 3। समझ गया। तो ये सब कुछ चीज आपसे पूछता है, ठीक ना। अब बताइए हाइड्रोजन जो तत्व है, इस तत्व का खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी कैवेंडिश का नाम आप लोग सुने होंगे। तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता यानी हाइड्रोजन को खोजने वाला वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश थे। और ऑक्सीजन का खोज करने वाला वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले या नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। हाँ, तो ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने और नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक ना। तो ये सब चीज आपका क्या है कि इंटरनली कुछ क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे, कहीं नोट कर लेंगे तो ज्यादा काम देगा, ठीक ना। क्योंकि कुछ जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो इंटरनली आपका होता है और आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो समस्या हो जाती है, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार और ये आइसोटोप्स और फिर ये संभारिक यानी आइसोबार, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार। और फिर इसको बोला जाता है ये आइसोन्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पे समझना है हम लोग को। देखिए कि समभारिक क्या होता है। समभारिक ये जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ना, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मकसद से पढ़ाया जा रहा है कि एक बार आप देख ले, आपको ये याद हो जाए, ठीक ना। ऐसे ये पढ़ाने में एक टॉपिक अगर मान लो कि पूरा अच्छा से डिटेल में इसको को पढ़ाएं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, तो ये सब 1-2 घंटा का लेक्चर है, ठीक ना, पूरा अच्छा से। लेकिन आप लोग को उतना ही माइंड में लेकर के चलना है जितना में काम हो जाए, ठीक ना। मान लो कि ज्यादा कुछ मेमोरी में डाल लिए और पता चला कि कुछ वहां पे याद ही नहीं आ रहा है जब काम पड़ रहा है, तो ऐसा भी करना नहीं है, ठीक ना। देखो यहाँ पे समभारिक की बात करता है। समभारिक को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे समझ लो पहले, समभारिक का इसका नामे से आप लोग को पता चल रहा होगा कि समभारिक नहीं, कुछ तो ऐसा फील हो रहा होगा कि वह ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें समान भार हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो समभारिक में पहले इसका नाम कहीं उच्चारण करो ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समभारिक, समान भार हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। यानी जब परमाणु संख्या अलग अलग हो ही जाएगा तो अलग अलग एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है। अब परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आइसो प्लस बार, यानी कि सम प्लस भार। ये सम प्लस भार से बनता है क्या चीज? समभारिक। सम का मतलब तो आप लोग जानवे कर रहे हैं कि बराबर होता है। अब भार का मतलब आपको पता ही है कि परमाणु द्रव्यमान की बंसल बात कर रहे हैं, परमाणु भार की बात हो रही है। तो परमाणु भार बराबर हो लेकिन यहां पे भी क्या आ गया आपका, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो जब परमाणु संख्या अलग अलग होता है और परमाणु भार बराबर होते हैं तो ये किस प्रकार के घटना को बताता है? समभारिक घटना को बताता है। एक बार फिर से बोल के याद कर लो। भिन्न प्रकार के परमाणु में भिन्न प्रकार के परमाणु संख्या हो
लेकिन परमाणु भार बराबर हो, उसे हम कहते हैं समभारिक। समभारिक में आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि समभारिक में ऐसे क्वेश्चन देगा कि वह कौन सी ऐसी घटना है जिसमें परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। तो आपको आंसर में देना होगा समभारिक। क्या देना होगा? समभारिक। परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग होते हैं, परमाणु भार बराबर होता है। देखिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान किंतु परमाणु क्रमांक वाले परमाणु समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु होते हैं, जिसको हम समभारिक कहते हैं। समभारिक के नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योग किंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। अब देख लीजिए यहीं पे आपको सब चीज बता देंगे। देख रहे होंगे कि सोडियम है, नहीं अगर दिख रहा होगा तो हम जूम कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए खुद आपको नजर आएगा, एक एलिमेंट ये है सोडियम, एक एलिमेंट ये है मैग्नीशियम, और एक एलिमेंट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा ऐसे नीचे। आप देखिए कि इसका एटॉमिक मास सोडियम का 24 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का 24 है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, और इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसमें आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा दोस्त 12, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 12, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाह रहे हैं तो 24 माइनस 12, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 12, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसमें आ जाओ, इसमें अगर आप आते हैं यहां पे आपको दिखाई दे देगा कि इसमें सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या की अगर बात करते हैं तो 11, अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो 24 माइनस 11 यानी कि आ जाएगा इसका 13। देखिए परमाणु संख्या अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? सब में आपका डिफरेंस है कि नहीं है? एकदम है। तो ये सब चीज सिर्फ ये दिखा रहा है कि एटॉमिक नंबर आपका जो है ये इक्वल रहेंगे, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा आप एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंस रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर है जो क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। चलिए इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गन इस जितना है, तो इस सभी तीनों एलिमेंट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपका एक प्रकार से किस रूल को फॉलो कर रहा है? आइसोबार को, ठीक है ना। यानी समान भार रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर सब का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। देखिए 18, 19, 20 ये तीनों एटॉमिक नंबर इसका क्या चीज है? इसका परमाणु भार परमाणु संख्या अलग है, परमाणु संख्या अलग है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि परमाणु भार इसमें सब का बराबर है 40, 40, 40। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो फिनोमिना होती है ये क्या होता है आपका आइसोबार की श्रेणी में आते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए होता ना कभी कभी ऐसा भी तो होता है, जैसे मान लो कि एक क्लासरूम में एक स्कूल में एक लड़का है, इसका वजन 40 किलो, इसका वजन 40 किलो, इसका वजन 40 किलो। कोई लड़का का उम्र 18 साल है, कोई लड़का का उम्र 19 साल है, कोई लड़का का उम्र 20 साल है। अब 18 साल की उम्र में ही 40 किलो का हो गया है, 19 साल की उम्र में ही 40 किलो का हो गया है, अब 20 साल की उम्र में 40 किलो का हो गया है। तो बताइए किस प्रकार की घटना को दर्शा रहा है? तो हम कह देंगे कि ये समभारिक घटना को दर्शा रहा है, आइसोबार घटना को बता रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बोलता है, सम इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा एक और होगा इसमें सम न्यूट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद न्यूट्रॉनिक को देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसा आयन या तत्व आपके पास हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। कोई भी ऐसा आपके पास कोई ऐसा आयन आपके पास हो, आप यहां पे इसको समझ लीजिए, इसको समझने का प्रयास करिए। सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक का कहने का मतलब है
कि ये बता रहा है बाबू आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब यहां पे खुद आप देख सकते हो कि ये जो सम न्यूट्रॉनिक की बात बोल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक की बात बोल रहा है, यानी कि इसमें समान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, समान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। और जब समान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो हमारे पास कोई एटम हो, कोई भी परमाणु हो, कोई हमारा आयन हो, इस सभी में आयन हो चाहे कोई परमाणु हो, इस सभी में क्या चीज, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के पीछे ये रीजन होती है, कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसे आयन या तत्व जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल में नजर आ जाएगा। सोडियम के पास एक उदाहरण है, प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए अलग अलग है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 10 होता है ना। लेकिन इसमें अब आते हैं इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। सोडियम प्लस है तो 11 माइनस 1 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम का आ गया। मैग्नीशियम का जाओ, 12 प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन है माइनस में तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 है तो 8 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, ये है। तो बताइए ये जो एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल में तीनों क्या चीज है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक नियम को फॉलो कर रहे हैं। यानी सम इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा चीज होता है कि डिफरेंट एलिमेंट आपका होगा, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे तो उस पे हो सकता है कोई एटम हो जाए, जैसे ये एटम है, ये सभी आपको देख रहे होंगे तो ये सब आयन है, क्योंकि सब पे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। तो आयन हो चाहे परमाणु हो, अगर उसमें आपका जितना दिया गया है एलिमेंट्स, एटम, आयन, उस सभी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है तो हम समझते हैं क्या चीज, कि वो उसमें सम इलेक्ट्रॉनिक रूल को वो फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में आप समझ सकते हैं आराम से कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी कि वैसा डिफरेंट एलिमेंट हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर अपने पास रखेगा, साथ में क्या करेगा कि अपना न्यूट्रॉन की संख्या उसमें बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से घट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, इसमें से भी घटेगा तो कितना, 8। तो न्यूट्रॉन का ये आइसोटॉप्स, नाइट्रोजन का जो आइसोटॉप्स लिया गया है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या चीज है, बराबर आ रहा होगा। एक बार अच्छा से इसको देख लीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 15 आइसोटॉप्स नाइट्रोजन का लिया गया। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, कोई भी एलिमेंट आपके पास हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो, लेकिन भैया न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो उसको हम सम न्यूट्रॉनिक्स कह देते हैं। कोई दिक्कत। तो सम न्यूट्रॉनिक्स में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो समझ लो। पूछता है पूछता है कि वैसा कोई एलिमेंट जिसमें, वैसा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछेगा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट, एटम, आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही।